आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय पर एक गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसा विषय है जिसे हम सबने पढ़ा तो है, लेकिन आज हम इसे पूरी तरह से क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से समझने की कोशिश करेंगे। और वो विषय है संज्ञा। एकदम सही। आज के इस विस्तृत विश्लेषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि संज्ञा की परिभाषा, उसके जो भेद है और उसकी पहचान को इतने अच्छे से समझा जाए कि पहली बार में ही सारे भ्रम दूर हो जाएं। हाँ, क्योंकि अक्सर लोग इसकी श्रेणियों में उलझ जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तार्किक विश्लेषण के लिए हमेशा की तरह हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। मतलब आपकी जो तार्किक क्षमता है और चीजों को विश्लेषणात्मक शैली में समझाने का जो तरीका है ना, वो बहुत सी जटिल बातों को बेहद आसान बना देता है। धन्यवाद। ये जो विषय है संज्ञा, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, क्योंकि ये सिर्फ रटने वाली चीज नहीं है, बल्कि भाषा का एक बहुत ही वैज्ञानिक ढांचा है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी कि आखिर संज्ञा की सबसे सरल और सटीक परिभाषा क्या है? मतलब एक ऐसी परिभाषा जिसे कभी भुलाया ना जा सके। देखिए, अगर हम बहुत ही शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन्हें पहचानने के लिए संज्ञा के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। 4 मुख्य स्तंभ? हाँ। मतलब हर चीज इन्हीं 4 के अंदर आएगी? बिल्कुल। परिभाषा के अनुसार अगर कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस ये 4 शब्द याद रखने हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। हाँ। अब अगर हम इन चारों को थोड़ा अलग अलग करके समझें तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहला है व्यक्ति। जैसे कोई इंसान? एकदम सही। जैसे दुनिया का कोई भी इंसान हो वो इसी श्रेणी में आएगा। दूसरा जो स्तंभ है वो है वस्तु। कोई भी सामान या चीज? हाँ, कोई भी निर्जीव सामान या भौतिक चीज, वो सब वस्तु हैं। तीसरा है स्थान, मतलब दुनिया की कोई भी जगह, चाहे वो कोई भी शहर हो या हमारा कमरा। बिल्कुल। और चौथा स्तंभ है भाव। ये सबसे दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि भाव को हम देख नहीं सकते। सही कहा। भाव वो है जिसे हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। हमारी भावनाएं, हमारी अवस्थाएं सब इसी में आती हैं। मतलब ये बहुत ही कमाल की बात है कि चाहे दुनिया की कोई भी चीज हो, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक, वो इन 4 श्रेणियों में से ही किसी एक में आएगी। एकदम। ये 4 पिलर्स पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मतलब एक बहुत ही आम उलझन है जो अक्सर देखने को मिलती है। आप प्रकारों की संख्या की बात कर रही है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है कि संज्ञा के प्रकार आखिर हैं कितने? क्या ये 3 है या 5 है? ये सच में एक बहुत बड़ा भ्रम है, लेकिन इस दुविधा को हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक के जरिए हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं। तो वो जादुई ट्रिक क्या है? देखिए, अगर हम स्पष्ट रूप से बात करें तो संज्ञा के मुख्य भेद केवल 3 ही होते हैं। मुख्य भेद सिर्फ 3 होते हैं? हाँ। लेकिन अगर हम कुल प्रकार की बात करें तो वे 5 होते हैं। तो ये 3 से 5 कैसे हो जाते हैं? मतलब वो 2 अतिरिक्त प्रकार कहाँ से आते हैं? यहीं पर वो ट्रिक काम आती है। दरअसल जो जातिवाचक संज्ञा है ना, उसी के अंतर्गत 2 अन्य प्रकार छिपे होते हैं। अच्छा, मतलब वो अलग से नहीं आए हैं, बल्कि जातिवाचक का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और वो 2 प्रकार हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। हाँ, तो जब हम मुख्य प्रकार गिनते हैं तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 होते हैं। और जब हम कुल प्रकार गिनते हैं तो जातिवाचक के इन 2 उपभेदों को भी अलग से गिन लेते हैं, जिससे संख्या 5 हो जाती है। ये तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। मतलब इससे तो ये पूरा गणित हमेशा के लिए स्पष्ट हो गया। मुख्य 3 है और कुल 5 है। एकदम सही। यही वो जादुई ट्रिक है जो सारे भ्रम खत्म कर देती है। तो अब जब हमें ये गणित समझ आ गया है तो सबसे पहले जो मुख्य भेद है उन पर आते हैं। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे की जाए? व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझना बहुत ही आसान है। इसका सीधा सा अर्थ होता है विशेष नाम। विशेष नाम मतलब किसी खास की बात हो रही है? बिल्कुल। जब हम किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु की बात करते हैं, जैसे अगर हम व्यक्ति का उदाहरण लें तो शीनू। शीनू एक खास लड़की का नाम है। हाँ। या फिर अगर हम कहें टीचर, तो अगर हम किसी विशेष टीचर को संबोधित कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। और स्थान के मामले में? स्थान में जैसे जयपुर या दिल्ली, ये विशेष शहरों के नाम हैं। हाँ, कोई आम शहर नहीं बल्कि खास शहर। बिल्कुल। और वस्तुओं में भी अगर हम देखें तो कॉपी या पुस्तक या फिर किसी खास फूल का नाम ले, जैसे गुलाब का फूल। मतलब जब हम किसी एक विशेष चीज की ओर इशारा कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक है। सही। और अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यहीं से जातिवाचक संज्ञा का जन्म होता है। व्यापक दृष्टिकोण से मतलब पूरी जाति की बात। हाँ, जातिवाचक संज्ञा किसी एक का बोध नहीं कराती, बल्कि वो समस्त जाति का बोध कराती है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? मतलब दोनों के बीच एक तुलनात्मक ट्रिक हो जाए तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल। इसे एक तुलनात्मक ट्रिक से समझते हैं। मान लीजिए आपको व्यक्तिगत रूप से किसी को पहचानना है और आप कहते हैं शीनू, तो शीनू क्या हुआ? शीनू व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ क्योंकि वो एक विशेष नाम है। एकदम सही। लेकिन अगर हम समस्त जाति की बात करें और हम शीनू की जगह कहें मनुष्य या फिर हम कहें जाट, तो ये क्या होगा? मनुष्य या जाट कहने से तो पूरी कम्युनिटी या समस्त जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। बिल्कुल। जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी को पहचानते हैं तो व्यक्तिवाचक, और जब समस्त जाति की बात करते हैं तो जातिवाचक। ये जो तुलना है ना, ये दोनों भेदों के बीच की रेखा को बिल्कुल साफ कर देती है। हाँ, इससे कभी कोई गलती नहीं होती। अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उन 2 विशेष उपभेदों पर आते हैं जिन्होंने संज्ञा को 5 प्रकार का बनाया था। आप समूहवाचक और द्रव्यवाचक की बात कर रही हैं। हाँ, सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। समूहवाचक संज्ञा नाम से ही बहुत स्पष्ट है। यह किसी व्यक्ति या वस्तु का समूह होती है। मतलब जहां एक से ज्यादा लोग या चीजें एक साथ हों। बिल्कुल। जहां एक पूरी इकाई या गुट की बात हो। इसके कुछ बहुत ही सटीक उदाहरण हैं, जैसे परिवार। हाँ, परिवार सुनते ही दिमाग में एक अकेले इंसान की छवि नहीं बनती। सही कहा। और भी उदाहरण हैं, जैसे कक्षा, सेना, दल, टुकड़ी, भीड़ और पुलिस। ये सभी शब्द सुनते ही एक समूह का चित्र दिमाग में बनता है। मतलब कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, सेना में बहुत सारे सैनिक होंगे। एकदम। और इसीलिए इन्हें समूहवाचक कहा जाता है। ये बहुत ही तार्किक है। और जो दूसरा उपभेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, वो क्या है?
द्रव्यवाचक संज्ञा मुख्य रूप से द्रव और पदार्थ को दर्शाती है, मतलब लिक्विड्स और मैटर। द्रव और पदार्थ, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसे हम दो हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला हिस्सा है द्रव यानी लिक्विड। तो इसमें तेल आ जाएगा? हाँ, तेल है। इसके अलावा शक्कर, नमक और दाल भी इसी में आते हैं। एक मिनट, शक्कर, नमक और दाल तो ठोस होते हैं ना, वो द्रव में कैसे? दरअसल व्याकरण में द्रव्यवाचक का सीधा संबंध नापने और तौलने से होता है। अच्छा, मतलब जो चीजें नापी या तौली जाती हैं। बिल्कुल। तेल, शक्कर, नमक, दाल ये सब तौलकर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ये इसी श्रेणी में आते हैं। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है पदार्थ यानी मैटर। इसमें क्या क्या आता है? इसमें मुख्य रूप से धातुएं आती हैं, जैसे सोना, चांदी या कोई भी धातु। तो इसका असल में क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि जो भी चीजें नापी या तौली जाती हैं वे सभी द्रव्यवाचक के इस शानदार वर्गीकरण में आ जाती हैं। बहुत खूब। मतलब अगर हमें द्रव्यवाचक पहचानना है तो बस ये देखना है कि चीज नापी या तौली जाती है या नहीं। एकदम सही, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब हम अंतिम और सबसे सूक्ष्म प्रकार की ओर बढ़ते हैं, और वो है भाववाचक संज्ञा। हाँ, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। इसे कैसे पहचाना जाए? ये मुख्य रूप से दो पैमानों पर काम करती है। इसका पहला पैमाना है गुण और दोष। गुण और दोष मतलब अच्छाई और बुराई? बिल्कुल। गुण में हम सकारात्मक बातें रखते हैं, जैसे अगर हम कहें बहुत अच्छा आदमी या फिर सज्जन। तो यहाँ सज्जन होना एक गुण है, एक भाव है। हाँ, और दूसरा पहलू है दोष। भाषा में नकारात्मक भावों को भी बहुत स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है। इसका कोई उदाहरण? जैसे बोलचाल की भाषा में एक शब्द इस्तेमाल होता है, सुअर आदमी। सुअर आदमी। हाँ, हम यहाँ बिल्कुल तटस्थ भाव से इसका विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ सुअर शब्द किसी जानवर के लिए नहीं, बल्कि एक इंसान के बहुत ही बुरे व्यवहार या उसके दोष को दर्शाने के लिए एक भाव के रूप में इस्तेमाल हुआ है। मतलब भाषा किसी दोषपूर्ण प्रवृत्ति को दर्शाने के लिए भी रूपकों का इस्तेमाल करके उसे भाववाचक संज्ञा में बदल देती है। एकदम सही। और इसका जो दूसरा पैमाना है वो है भाव और दशा। भाव मतलब हमारी फीलिंग्स। हाँ, भाव यानी हमारी फीलिंग्स, जैसे प्यार। प्यार कोई भौतिक वस्तु नहीं है, इसे बस महसूस किया जा सकता है। और दशा का क्या मतलब हुआ? दशा का मतलब है जीवन के अलग अलग पड़ाव, स्टेट्स ऑफ लाइफ। जैसे बचपन। बिल्कुल, बचपन, उसके बाद जवानी और फिर बुढ़ापा। ये सच में बहुत आश्चर्य की बात है कि कैसे जीवन का हर एक अमूर्त हिस्सा, हर भावना और उम्र का हर दौर इस संज्ञा के भीतर समाहित है। हाँ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये सब दशाएं हैं जिन्हें हम जीते हैं, महसूस करते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। ये पूरा का पूरा विश्लेषण सच में बहुत ही आंखें खोलने वाला था। व्याकरण को इस तरह से समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम पूरे सत्र का एक त्वरित सारांश दें तो हमने आज 4 बुनियादी स्तंभों व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव की परिभाषा को समझा। हाँ। फिर हमने वो शानदार ट्रिक देखी कि कैसे मुख्य 3 प्रकार होते हैं, लेकिन समूहवाचक और द्रव्यवाचक को मिलाकर कुल 5 प्रकार हो जाते हैं, जो कि जातिवाचक के ही उपभेद हैं। बिल्कुल। फिर हमने व्यक्तिवाचक के विशेष नाम से लेकर भाववाचक की अमूर्त दुनिया तक का एकदम स्पष्ट सफर तय किया। और मुझे लगता है कि इस तरह व्याकरण को क्रमबद्ध और तार्किक रूप से समझना केवल रटने से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। एकदम सही बात है। जब हम भाषा के इस गणित को समझ लेते हैं ना, तो ये दिमाग में छप जाता है और हमेशा के लिए याद हो जाता है। रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, क्योंकि हमने रटने के बजाय उसके पीछे के विज्ञान को समझ लिया है। तो आज के इस डीप डाइव के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है। वो क्या है? हम जिन चीजों को छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें नाम देना तो आसान है, लेकिन जरा सोचिए, जब इंसान ने पहली बार अपने भीतर के अमूर्त प्यार या फिर जीवन की अवस्था बचपन को एक नाम यानी संज्ञा देने का फैसला किया होगा, तो भाषा ने हमारी सोच को कितना गहरा बना दिया होगा। सच में ये बहुत ही दार्शनिक बात है। हर एहसास को एक नाम देना, क्या यही मनुष्य होने की सबसे बड़ी ताकत नहीं है? बिल्कुल, यही वो चीज है जो हमें बाकी जीवों से अलग करती है और हमारी चेतना को एक आकार देती है। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ हम आज के इस ज्ञानवर्धक अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। संज्ञा के इस तार्किक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।